विविधतायुक्त भारत की भूमि पर पाई जाने वाली एकता के स्वरूप के अध्ययन के क्रम में आज सांस्कृतिक एकता के पक्ष को हम लेंगे। सांस्कृतिक इतिहास अगर भारत का देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रकार के मतभेदों एवं अंतरों के बावजूद भारत के लोगों के विचार, भावनाओं एवं जीवन यापन में एक मूलभूत एकता पाई जाती है। बदलते हुए समय के साथ बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के साथ यह सांस्कृतिक एकता भी कम या ज़्यादा होती रही है, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं हुई। देश की आंतरिक एवं बाह्य विघटनकारी शक्तियों के कारण देश की एकता को कई बार खतरा सामने आया है, लेकिन एकत्व की भावना ने हमेशा अपने आप को पुनर्स्थापित किया और विरोधी प्रवृत्तियों एवं आंदोलनों को हमेशा समरसतामूलक एक संस्कृति में संयोजित करती रही। इस संयोजन मूलक सांस्कृतिक एकता के स्वरूप के कुछ पक्षों को आज हम देखेंगे। प्रथम पक्ष है म्यूजिक या संगीत का। भारत की दो मूल शास्त्रीय संगीत की परंपराएं हैं, जिसे हम कर्नाटक म्यूजिक यानी कि दक्षिण भारत का म्यूजिक संगीत एवं हिंदुस्तानी म्यूजिक या उत्तरी भारत का जो संगीत है उसके दो वर्गों में रखते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक या हिंदुस्तानी संगीत भारत की प्राचीन परंपरा एवं फारसी या बाहर से आने वाले जो प्रभाव हैं उन परंपराओं के अधिक मिलन या सामंजस्य का परिचायक है। हालांकि दक्षिणी भारत का जो कर्नाटक म्यूजिक या संगीत है उसमें भी कुछ बाह्य प्रभाव पड़े हैं, लेकिन वो अधिक अक्षुण रूप में पाया जाता है। भारत के जो कुछ इस्लामिक राज्य हुए हैं, जैसे कर्नाटक की तरफ बीजापुर में या उत्तर प्रदेश में जौनपुर में, इनका म्यूजिक या संगीत के विकास में भारी भूमिका रही है। जौनपुर में संगीत में गायकी का जो ख्याल घराना है उसका विकास हुआ। भारत की जो हिंदुओं की म्यूजिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण शैली है गायन की, जिसे ध्रुपद बोलते हैं। विभिन्न भजन इत्यादि इस शैली से गायन की इस शैली से जुड़े होते हैं। लेकिन ध्रुपद शैली में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम संगीतकारों ने भी काफ़ी काम किया। दूसरा जो क्षेत्र है संस्कृति का, वो है स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर। भारत के संगीत के समान ही उत्तरी और दक्षिणी भारत दो मुख्य स्थापत्य कला के श्रेणियों में भारत की स्थापत्य कला को परंपरागत रूप से देखा जा सकता है। उत्तरी भारत के और दक्षिणी भारत के मंदिर निर्माण की जो कलाएं हैं वो उनको देखकर यह अंतर एकदम स्पष्ट हो जाता है। लेकिन संगीत के समान ही आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला में भी बाहर से आने वाले, भारत में आकर बसने वाले समाजों, समुदायों, लोगों ने उन स्थापत्य कला पर भी अपने प्रभाव डाले और एक
सामंजस्यपूर्ण, समरसतापूर्ण एक नवीन स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर की शैली को समयानुसार विकसित किया। उदाहरण के लिए जब सल्तनत का काल शुरू हुआ तो उस समय कुछ भारत की हिंदू रियासतों जैसे बुंदेलखंड और राजपूताना के क्षेत्र में इन आर्किटेक्चर की जो सल्तनत काल में विकसित हुई शैली को अपनाया। पश्चिमी बंगाल में, दक्कन भारत में, गुजरात में जो मुस्लिम राज्य थे, मुस्लिम किंग्स थे, राजा थे, लोग थे, उन्होंने अपने इस्लामिक स्थापत्य निर्माण की शैली जो भारत के बाहर से आई थी उसको दक्षिणी भारत में पहुंचाया। आर्किटेक्चर की हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला के मिश्रण से एक मिश्रित शैली का विकास मध्यकाल में शुरू हुआ। अकबर के समय में तुर्की और फारसी स्थापत्य कला की शैलियों का मिश्रण हिंदू शैली से होने के बाद जो नई शैली विकसित हुई उसे मुगल शैली का नाम दिया गया और इस शैली में बने सुंदर भवन, बिल्डिंग भारत के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ते हैं। तीसरा जो है संस्कृति का तीसरा स्वरूप है वो भाषा है, तत्व। भाषा की दृष्टि से भारत में दो मुख्य भाषाई वर्ग गिनाए जा सकते हैं। एक इंडो आर्यन भाषाएं, जिसे आर्यन भाषाएं भी कह देते हैं। दूसरा द्राविडियन भाषाएं। इंडो आर्यन भाषा जो समूह है, इंडो आर्यन भाषा समूह उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत तक विस्तृत है और द्राविडियन भाषाएं दक्षिणी भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं। इंडो आर्यन भाषाओं या उत्तरी और मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत की भाषाओं पर संस्कृत भाषा का गहरा प्रभाव है, लेकिन द्राविड़ भाषा में भी संस्कृत भाषा के काफ़ी शब्द पाए जाते हैं। आपसी मेलजोल और संयोजन के फलस्वरूप द्राविडियन भाषाओं में भी संस्कृत का अच्छा खासा प्रभाव दिखाई पड़ता है। मध्यकाल में भारत के उत्तरी हिस्से में बोली जाने वाली जो हिंदी भाषा की जो बोली थी, उत्तरी भारत की जो हिंदी बोली की भाषा थी, हिंदी भाषा का जो बोली का स्वरूप यहाँ पे प्रचलित था उस समय, वो फारसी भाषा से, जो कि मुगलों की दरबार की भाषा थी, फारसी भाषा से मिलकर एक नए स्वरूप, एक नए भाषा के स्वरूप को उत्पन्न किया उसने, जिसे हम हिंदवी या हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं और बाद में यह उर्दू भाषा के रूप में विख्यात हुई। बहुत सारे हिंदू साहित्यकार हुए जिन्होंने फारसी में रचनाएं की और उर्दू में रचना करने वाले, उर्दू को जानने वाले हिंदू और अन्य समुदायों के लोग तो अंग्रेज़ों के आने के काल तक बहुत संख्या में थे, बड़ी मात्रा में थे। कई मुस्लिम राजाओं ने भारत की क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं को विकसित, उसके साहित्य को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई। इनमें बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह और उनके पुत्र नसीरुद्दीन का वर्णन नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने बंगला साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न संस्कृत भाषा के ग्रंथों का बंगला भाषा में ट्रांसलेशन, उसका रूपांतरण भी कराया। सांस्कृतिक तत्वों में एक और तत्व है जिसे भोजन या खान पान एवं वेशभूषा,
के रूप में हम उसको नाम दे सकते हैं। भारत में अलग अलग प्रदेशों की अपनी अलग विशिष्ट खान पान की एवं वेशभूषा की शैलियाँ हैं, लेकिन ये जो खान पान और वेशभूषा के ये स्वरूप हैं परिवर्तनशील, ये समुदाय विशेष से नहीं न जुड़े हैं। ये किसी समुदाय विशेष से न जुड़कर एक क्षेत्रीय पहचान रखते हैं। एक प्रदेश विशेष के, क्षेत्र विशेष के लोगों की अपनी एक खास खान पान की और वेशभूषा की शैली है। इसको समुदायों से जोड़ना ठीक नहीं होगा। विभिन्न समुदायों में, खासकर उत्तरी भारत के मैदानों में, उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानों में जन्म, विवाह और मृत्यु के आयोजन को लेकर हिंदुओं, मुस्लिमों आदि समुदायों में काफ़ी समानता पाई जाती है, जो कि हम मोटे तौर पर हिंदुस्तानी संस्कृति का स्वरूप या उसका हिस्सा मान सकते हैं। सांस्कृतिक एकता का एक और पक्ष हम सामाजिक पारिवारिक जीवन के रूप में उसको जानते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखें तो हिंदू समाज की एक विशेषता उसमें पाए जाने वाले पदानुक्रमिक संरचना है, जो हिंदुओं से संपर्क में आने वाले अन्य धर्मों के लोग या हिंदुओं से अन्य धर्मों में धर्मांतरित होने वाले लोग अपने साथ इन सामाजिक पदानुक्रम को भी साथ ले गए। इसी कारण हिंदुओं की जो जातिगत या पदानुक्रमिक संरचना है जाति से संबंधित, वो इस्लाम और ईसाई धर्म में भी अनौपचारिक रूप से पहुंच गई। यद्यपि इन धर्मों में इन जातियों इत्यादि की को मान्यता नहीं होती है, लेकिन उसे अनौपचारिक रूप से, परोक्ष रूप से या सतह के नीचे वो जीवन के व्यवहार विभिन्न धर्म, अन्य धर्मों के, हिंदुओं के साथ साथ इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायियों के व्यवहार, प्रारूप, सामाजिक लेन देन आदि को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक पदानुक्रम को ईसाई और इस्लाम धर्म में मान्यता नहीं दी जाती, सभी को समान माना जाता है, लेकिन इन हिंदू धर्म या हिंदुओं के संपर्क से प्राप्त हुए सामाजिक पदानुक्रम के इस स्वरूप की छाप अन्य धर्मों में भी इस रूप में पाई जाती है कि वे इन विभिन्न पदानुक्रमों या विभिन्न जातियों से बने ईसाई और मुस्लिम लोग आपस में साथ बैठकर खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उनमें शादी ब्याह, आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं। सभी भारत के सभी समुदायों एवं प्रदेशों में प्राय बड़े या संयुक्त परिवार का स्वरूप, बड़ों की, अपने से बड़े लोगों की इज्जत करना और महिलाओं के जो दशा, स्टेटस जो है उसको लेकर काफ़ी समानता पाई जाती है। हिंदुओं में और हिंदुओं के में बड़े स्तर पर और इस्लाम में भी महिलाओं की जो स्टेटस है वो अब तक प्राय वो ज़्यादा उच्च नहीं रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली या, लेकिन ये इस तथ्य को लेकर, इन सामाजिक और पारिवारिक तथ्यों को लेकर भारत में सांस्कृतिक समरूपता पाई जाती है। फिर संस्कृति का एक और स्वरूप है जिसे हम आध्यात्मिक और नैतिक विचार या स्पिरिचुअल एवं मोरल जो थिंकिंग है उस आधार पर देख सकते हैं। भारत के समाज में हिंदू और अन्य स्थानीय धर्मों के मान्यताओं में विविधता में एकता का विचार शुरू से निहित रहा है
वो एक सहज ज्ञान के रूप में हर एक व्यक्ति को उपलब्ध है। ये सभी व्यक्ति इस तरह की अवधारणा को लेके चलते हैं कि है ना, जो भी जीवधारी हैं, अजैविक या निर्जीव तत्व हैं, सभी के अंदर एक ईश्वर समाया हुआ है। इस प्रकार से यह विविधता में एकता का यह अनुभव वस्तुतः एक धार्मिक अनुभव है। भारत के समाज, भारत की संस्कृति की यह धार्मिकता, रिलीजियोसिटी या धार्मिकता मूल पहचान है, उसकी मूल लाक्षणिक विशेषता है। तो यह आध्यात्मिकता या धार्मिकता सभी प्रदेशों में, सभी समुदायों में, भारत के सभी समुदायों में लगभग एक जैसी समान रूप से पाई जाती है। अन्य नैतिकता संबंधी विचार जैसे सेवा की भावना, उदारता, विनम्रता, पवित्रता आदि के संबंधित विचार और ये सभी भारतीय संस्कृति के विशिष्ट पहलू हैं, जो भारतीय समाज के किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय, प्रदेश, क्षेत्र से आए व्यक्ति में न्यूनाधिक रूप में पाए जाते हैं। उपरोक्त विभिन्न सांस्कृतिक तथ्यों की चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में सांस्कृतिक एकता जो पाई जाती है वो वस्तुतः समस्त प्रकार की विविधताओं में एकता को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति है।